हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर लॉ के ऊपर। आज का जो लॉ का वीडियो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है। और अच्छी बात यह है कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सारे के सारे लॉ के रिलेटेड वीडियोस जो मैंने बनाए हैं उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब आपको बहुत सारे वीडियोस में से लॉ के वीडियोस को ढूंढने में आसानी रहेगी। आप सिर्फ प्लेलिस्ट चलाइए, सारे लॉ के वीडियोस उसमें आ जाएंगे। ये आज का वीडियो भी मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक टॉपिक कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे क्लासीफाई किया है। तो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट को क्लासीफाई किया है दो पार्ट्स में, दैट इज एक इंडियन लॉ के हिसाब से, एक इंग्लिश लॉ के हिसाब से। अभी आपको दिखेगा, एक है इंडियन लॉ, एक है इंग्लिश लॉ। हम लोग इंग्लिश लॉ को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इट्स इररिलेवेंट। हम लोग को इंडियन लॉ से मतलब है, इवन दो इंडियन लॉ इज कॉपीड फ्रॉम इंग्लिश लॉ, बट हम लोग इंग्लिश लॉ भी पढ़ने वाले नहीं हैं। इंडियन लॉ में कॉन्ट्रैक्ट को क्लासीफाई किया है तीन पार्ट्स में। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की बात करें तो उसके अंदर आते हैं 5 टाइप की क्लासिफिकेशन। पहला वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, तीसरा इलीगल, चौथा अनएनफोर्सेबल और पांचवा वैलिड। तो 5 टाइप में क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में। पहला वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनएनफोर्सेबल। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन में 3 टाइप में क्लासीफाई किया है। पहला है एक्सप्रेस, दूसरा है इम्प्लाइड और तीसरा है क्वासी। एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड और क्वासी, ये सब क्या होता है अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे ऑफ कोर्स। और लास्ट में आता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। उसमें आते हैं 2 टाइप की क्लासिफिकेशन, दैट इज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एक बार फटाफट वापस समझते हैं। इंडियन लॉ, इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। किसी भी आप चाहे सीए कर रहे हैं चाहे बीकॉम कर रहे हैं, उसमें कोई लेना देना नहीं इंग्लिश लॉ का। इंडियन लॉ को हमने क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स। पहला ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और तीसरा है फॉर्मेशन। पहले बात करते हैं वैलिडिटी में। वैलिडिटी के अंदर आते हैं 5: वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में आते हैं 3: एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और क्वासी। और लास्ट में आता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें आते हैं 2: एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। अब एक के बाद एक हम लोग इसको डीप में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी की। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। पहले मैं आपको समझा देता हूं, बाद में पढ़ाऊंगा। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में अपना अपना काम कर लिया है तो उसको एग्जीक्यूटेड बोलते हैं। जो हो चुका है, एग्जीक्यूटेड, दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर लिया तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड। वो लिखा हुआ है, व्हेन बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। दोनों पार्टी ने अपना काम कर लिया है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कितना सिंपल, दोनों पार्टीज ने अपना काम कर लिया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की। एग्जीक्यूटरी मतलब दोनों पार्टीज का काम करना बाकी है। बोथ द पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। अभी वो लिखा हुआ दिखेगा आपको, देखिए, व्हेन बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, सच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज का काम करना बाकी है, एग्जीक्यूटरी। दोनों पार्टीज ने अपना काम कर दिया है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। सिंपल। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के अंदर 3 थे, एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड और क्वासी। पहले बात करते हैं एक्सप्रेस की। एक्सप्रेस का मतलब पहले समझ लीजिए। एक्सप्रेस का मतलब होता है जब सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी गई है। सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी गई है, चाहे बोल के बताई हो चाहे लिख के बताई हो। इन शॉर्ट कैसे भी एक्सप्रेस किया होता है उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो वो लिखा है, ध्यान समझते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एक्सप्रेस ओनली व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन। बता दिया है, वर्ड से बता दिया है, चाहे बोल के बताया हो चाहे लिख के बताया हो, वर्ड्स, स्पोकन और रिटन, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन लगता है इस पे 9। इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं व्हेन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर पुट इन राइटिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टी इट बिकम्स एक्सप्रेस। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन बता दी गई है, जनरली रिटन में ही होता है कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए बोला है इन राइटिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एकदम सिंपल है, जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन दोनों पार्टीज को बता दी गई है, चाहे बोल के बताई हो चाहे लिख के बताई हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। लिख के बताना इस ज़्यादा प्रेफरेबल, क्योंकि बोलने की कोई कीमत नहीं होती, लिखा हर एक चीज़ लिखा होना चाहिए, इसलिए रिटन इज मोर डिजायरेबल, बट बोला होगा तो भी वो एक्सप्रेस ही होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। जैसे अभी आप ये यूट्यूब देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इट इज़ इम्प्लाइड कि आप
कुछ सीखना चाहते हैं इसलिए मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इट इज़ इम्प्लाइड। बोलने की ज़रूरत क्या है, सिंपल है। तो जो चीज़ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती इट इज़ इम्प्लाइड। अभी मेरे को पता है आप इतने टाइम से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इम्प्लाइड है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। इम्प्लाइड, बोलने की ज़रूरत क्या है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरा चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अभी आते हैं वापस टॉपिक पे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जहां पे जो चीज़ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड। वही लिखा है, एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट रिटन बट दे आर इन्फर्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज सराउंडेड बाय द सर्कमस्टेंसेस। मतलब जिसको बोलने की जरूरत ही नहीं, इट इज इन्फर्ड बाय द कंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेलने गए तो इम्प्लाइड है आप खेलने गए हो, तभी तो गए हो क्रिकेट ग्राउंड पे। देखने भी जा सकते हो स्पेक्टेटर बन के, लेकिन अभी फिलहाल मैं खेलने की बात कर रहा हूँ कि आपको खेलना बहुत पसंद है, आप क्रिकेट ग्राउंड पे गए, तो इट इज़ इम्प्लाइड कि आप खेलने ही गए हो। सिंपल है। आप दूसरा एग्जाम्पल लें तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, कोई भी कोर्स ज्वाइन किया, चाहे वो टीचिंग का कोर्स हो, चाहे लर्निंग का कोर्स हो, कोई भी हो, तो इट इज़ इम्प्लाइड कि आप वो सीखना चाहते हैं, इसीलिए आपने कोर्स ज्वाइन किया है। सिंपल है, इट इज़ इम्प्लाइड। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बोलने की ज़रूरत नहीं होती, इट इज़ इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट। हमारे कंडक्ट से मालूम पड़ जाता है, हमारे बिहेवियर से मालूम पड़ जाता है, इट इज़ इम्प्लाइड। समझ में आए, कुछ चीज़ें अपने आप ही दिख जाती है, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड। तो वो लिखा है, एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट रिटन, जो रिटन नहीं होता, बोलने की जरूरत नहीं होती, बट दे बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट, लेकिन वो हमारे कंडक्ट से, हमारे बिहेवियर से, हमारे बर्ताव से दिख जाता है, इट इज़ इम्प्लाइड। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पहले समझते हैं क्या होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता पर कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है, विच इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट कॉन्ट्रैक्ट जैसा। कॉन्ट्रैक्ट जैसा मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एकदम ईजी भाषा में समझाता हूँ। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ ने एंटर नहीं किया, लेकिन पार्टीज के इंटेंशन से एंटर हो गया, जहां पे पार्टीज का इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना। एकदम इजी एग्जांपल से समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। मैं घर पे नहीं था, अमेज़ॉन वाला प्रोडक्ट डिलीवर करने आया। सिंपल है। उसने वो प्रोडक्ट मेरे नेबर को दे दिया। सिंपल है। और नेबर ने मेरे बिहाफ पे वो प्रोडक्ट को ले भी लिया। तो इवन दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन माय नेबर एंड मी, बट स्टिल इट इज इम्प्लाइड कि वो मुझे को क्या दे देगा, वो प्रोडक्ट मेरे को दे देगा। और अगर मैंने पैसे नहीं दिए, मतलब उन्होंने मेरे बिहाफ पे पे किया, तो मैं उनको पेमेंट भी कर दूंगा। तो इट इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो इवन दो देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड माय नेबर, कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं एज इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि वो आपका प्रोडक्ट जो उसने मेरे बिहाफ पे क्या लिया है, रिसीव किया है, वो मेरे को प्रोडक्ट दे देगा। वो प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स। समझ में आया। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी यही बोलता है कि नो वन इज एंटाइटल टू एनरिच हिमसेल्फ अनजस्टली एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। कोई अपने आप को अनजस्टली एनरिच नहीं कर सकते किसी और के कॉस्ट पे। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक समझ लीजिए, एक पर्सन है जो सेल्समैन है। क्या है? सेल्समैन। और वो सॉक्स बेचता है। क्या बेचता है? सॉक्स। तो एक पर्सन गया किसी के घर पे सॉक्स बेचने के लिए, सेल्समैन डोर टू डोर सेल्समैनिंग कर रहा था, और उसने बोला कि किसी को पूछा कि आप समझ लो मुझे ही पूछा कि सर आप सॉक्स खरीदेंगे? मैं बोला दिखा दीजिए। उसने मेरे को सब पेयर्स ऑफ सॉक्स दिखाए, पर मेरे को पसंद नहीं आए। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, बट बाय मिस्टेक वो एक पेयर ऑफ सॉक्स मेरे घर पे ही भूल गया। अनपैकिंग करके बाद में वापस पैकिंग जब कर रहा था, तो वन पेयर ऑफ सॉक्स वो मेरे घर पे ही भूल गया। ठीक है। अब वो घर चला गया, उसने देखा, वहाँ पे घर जाके या अपने ऑफिस पे जाके स्टॉक टेकिंग की होगी। वापस अगले दिन घर पे वापस आया तो देखा तो उसको एक पेयर ऑफ सॉक मिसिंग लग रहा था। तो वो मेरे घर पे आया, उसने देखा कि वो सॉक मैंने पहना हुआ है, वो पेयर ऑफ सॉक मैंने पहना हुआ है। तो इट इज़ इम्प्लाइड कि मैं क्या करूँगा कि उस सॉक्स के पैसे दे दूँगा। क्यों? क्योंकि इवन दो मेरा कोई खरीदने का इंटेंशन नहीं था, इवन दो उसने जानबूझ के सॉक्स मेरे यहाँ पे भूल के नहीं गया, इट वॉज बाय मिस्टेक, वो सॉक्स भूल के चला गया। तो इसका मतलब अगले दिन जब वो आया तो या तो मैं उसको अनयूज्ड पेयर ऑफ सॉक्स उसको वापस रिटर्न कर देता, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने वो सॉक्स पहन लिए थे। तो इसका मतलब इवन दो वो सेल नहीं था, बट एज इफ वो सेल मानना पड़े, जैसे कि वो सेल हुआ था सॉक, और मैंने जैसे कि वो सॉक्स मैंने खरीदे थे, उसकी पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी। क्योंकि इवन दो देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, कि एज इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि मैंने वो सॉक खरीदा है और उसकी पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो वो लिखा है, आप समझते हैं।
व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, असली में कॉन्ट्रैक्ट सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करता, इट इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इन स्ट्रिक्ट सेंस इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, असली में तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, असली में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। एन एलिमेंट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सच कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हमेशा एक इक्विटी होता है। एग्जाम्पल, अ पर्सन हुज होम सर्टन गुड्स हैव बीन लेफ्ट बाय मिस्टेक, इसमें भी एग्जाम्पल वही दिया, एक पर्सन है जो गुड्स भूल गया किसी के, इज बाउंड टू रिस्टोर देम, सच एन ऑब्लिगेशन नथिंग बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ऑब्लिगेशन है कि वो रिस्टोर कर देगा। मेरा भी ऑब्लिगेशन था कि मैं उसको वो जो स्टॉक है उसको वापस दे दूं, अगर मैंने यूज कर लिए तो मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इवन दो देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बट स्टिल देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसका मेन इंटेंशन क्या है या मेन नोशन क्या होता है, कोई अपने आप को एनरिच नहीं कर सकता किसी और के बेनिफिट पे, तो वो लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट नो वन इज एंटाइटल्ड टू एनरिच हिमसेल्फ अनजस्टली एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, कोई भी अपने आप को अनजस्टली एनरिच नहीं कर सकता किसी और के कॉस्ट पे, मतलब किसी और का फायदा उठा के आप अपने आप को एनरिच कर रहे हो तो वो गलत बात है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उसी नोशन पे है कि अगर आपने कुछ फायदा उठाया है तो उसका कंपेंसेशन आपको देना पड़ेगा, इवन दो देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में बहुत बार पूछते हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी में कितने थे? 5 थे, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल और लीगल। तो हाँ, या वैलिड को लीगल भी बोलते हैं। तो हम लोग ये पांचों पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? जो अभी वॉइड हुआ नहीं है लेकिन वॉइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं समझा देता हूँ इजी वर्ड्स में, फिर हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। वॉइडेबल का मतलब होता है मैंने किसी को मार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा दिया, मैंने किसी को मार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा दिया, उसको 1 करोड़ रुपए दे दी। अब वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ नहीं था, लेकिन वो चाहे तो जा सकता है कोर्ट के पास कि हाँ भाई मुझे मार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया है। अगर वो कोर्ट के पास गया तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसको एहसास हुआ कि 1 करोड़ रुपए मिला है, असली में तो इसकी कीमत 10 लाख थी, लेकिन मेरे को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, लेकिन मेरे को कितने रुपए मिले? 1 करोड़ रुपए मिले हैं। तो हो सकता है वो सोचे कि भले मेरे साथ गलत हुआ है लेकिन ओवरऑल देखे तो अच्छी बात ही है, मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल गया है। तो वो हो सकता है कोर्ट के पास ना जाए। तो अगर वो कोर्ट के पास नहीं गया तो वो हो जाएगा वैलिड, अगर कोर्ट के पास चला गया तो वो हो जाएगा वॉइड। तो अभी उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो जा सकता है या नहीं जा सकता। अगर वो गया तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। अगर वो कोर्ट के पास नहीं गया तो क्या हो जाएगा? वैलिड। तो अभी क्या है? वो वॉइडेबल है। अभी क्या है? वॉइडेबल, क्योंकि अभी उसके पास ऑप्शन है। तो वो लिखा है, देखो ध्यान से, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। एक पार्टी के हिसाब से तो वो क्या है? एनफोर्सेबल है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। बट दूसरी पार्टी के लिए हिसाब से वो एनफोर्सेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, मार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, तो मेरे लिए तो वो एनफोर्सेबल है, लेकिन उसके पास ऑप्शन है कि वो जा भी सकता है कोर्ट के पास, नहीं भी जा सकता। कोर्ट के पास गया तो वॉइड हो जाएगा, नहीं गया तो वैलिड हो जाएगा। तो वो लिखा है an agreement which is enforceable by at the option of one or more parties but not at the option of other or others। किसी एक के लिए वो enforceable है, दूसरे के लिए enforceable हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसको बोलते हैं voidable। सेक्शन आता है 2I। क्या? 2I। अब बात करते हैं void contract। void contract, a contract which ceases to be enforceable by law। contract which ceases to be ceases मतलब क्या होता है? जो मना कर रखा है या फिर नहीं कर सकते, गलत है, तो उसको क्या बोलते हैं? सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब लॉ ने बोला है नहीं करना चाहिए, तो उसके क्या बोलते हैं? वॉइड। अब आपके मन में आएगा सर इसका मतलब तो इलीगल भी हो सकता है। नहीं, हर एक इलीगल चीज तो वॉइड होती है, लेकिन हर एक वॉइड चीज इलीगल हो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने कुछ रूल्स बनाए हैं, कोई कंपनी ने रूल्स बनाए हैं, तो अगर आपने वो रूल तोड़ा तो वो वॉइड है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इलीगल भी हो। लेकिन अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है, वो अगर आप तोड़ते हैं तो वो इलीगल भी है और वो वॉइड भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वॉइड और इलीगल के बीच में डिफरेंस कवर कर लूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब बात करते हैं इलीगल की। इलीगल मतलब जो लॉ के अगेंस्ट है, वो एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो लिखा है एन इलीगल एग्रीमेंट इज वन विच इज एक्चुअली फॉरबिडन बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ ने फॉरबिड कर रखा है, लॉ ने बोला है ये आप नहीं कर सकते, तो इसको क्या बोलते हैं? इलीगल। मैं एकदम ईजी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अब एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस इज इलीगल। ये तो आपको पता है, पब्लिक प्लेस पे स्मोक करेंगे तो क्या है? इलीगल है।
लेकिन स्मोकिंग इलीगल नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमारी कंपनी में स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, फिर भी अगर आप स्मोक कर रहे हो तो वो इलीगल नहीं है, लेकिन वो वॉइड ज़रूरी है। मतलब इंडियन लॉ ये नहीं बोलता कि स्मोक नहीं कर सकते, सिंपल है। लेकिन अगर पब्लिक प्लेस पे अगर आप स्मोक कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी रूल्स बना रही है कि कंपनी के अंदर स्मोकिंग अलाउड नहीं है या स्मोकर्स अलाउड नहीं है, फिर भी कोई पर्सन स्मोक करता है तो वो वॉइड है। मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन कंपनी के हिसाब से गलत है तो वो वॉइड है, लेकिन इलीगल नहीं है। लेकिन अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से जो गलत है वो तो इलीगल भी है और वॉइड भी है। आई होप थोड़ी क्लैरिटी आपको आ गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों का डिफरेंस ले लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आगे, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल मतलब क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सब कुछ बराबर था लेकिन कुछ तकनीकी कमियों की वजह से उसको फोर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन लास्ट में साइन करना भूल गए या डेट लगाना भूल गए, तो उसको अनएनफोर्सेबल बोलेंगे। तो अनएनफोर्सेबल मतलब होता है कुछ तकनीकी कमियों की वजह से जब कॉन्ट्रैक्ट को फोर्स नहीं कर सकते या एनफोर्स नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, अनएनफोर्सेबल। वो लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड इन फुल सेंस ऑल द एसेंशियल, उसके अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड एंड इट्स फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट ड्यू टू लैक ऑफ सम टेक्निकल रिक्वायरमेंट इट कैन नॉट बी एनफोर्स। कुछ तकनीकी कमियों की वजह से उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं हम लोग अनएनफोर्सेबल। एक बार वापस, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सब कुछ, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स को फुलफिल करता है लेकिन कुछ तकनीकी कमियों की वजह से उसको एनफोर्स किया नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, अनएनफोर्सेबल। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड एंड as it fulfills all the essential elements of valid contract but due to lack of some technical requirement it cannot be enforced। कुछ तकनीकी कमियों की वजह से उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं अनएनफोर्सेबल। और लास्ट आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एवरी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वैलिड। हर एक अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलिड। ये हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में पढ़ा था, सेक्शन 2H आता है क्या, एवरी अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। हर एक अग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्सेबल है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है। ये था आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। मुझे उम्मीद है आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर कर लूँगा वॉइड और इलीगल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वॉइड और वॉइडेबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्लासिफिकेशन का इन डेप्थ एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।